हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम चैनल पे। और आज इस चैनल पे हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर रजनीश कुमार का ये सेट है, तो इस पे 10 सेट प्रीवियस वीडियोस में डाले जा चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम लोग सेट नंबर 11 पे डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो और पूरा वॉच कीजिएगा, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने सब्सक्रिप्शन से मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है पहला क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से स्टार्ट है। वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में भारत जो है यह 20वें स्थान पर है। और यह वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग किस आधार पर तैयार की गई है? तो यह परिणाम, गुणवत्ता और व्यवसाय वातावरण जैसे 3 मामलों पर तैयार की गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 में इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट देखी गई? तो सबसे ज़्यादा गिरावट जो है 2011-12 का ये आधार वर्ष है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का। तो यह जो है इसमें गिरावट 2020-21 के साल में सबसे ज़्यादा गिरावट पूंजीगत वस्तुओं में देखी गई है। ठीक है, और यह कितना है? तो -92.2%, सॉरी -19.2%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में भारत में पण्य अर्थात गुड्स होता है यानी वस्तु, तो पण्य निर्यातों में वृद्धि दर्ज की गई। कितनी वृद्धि दर्ज की गई? आंसर हो जाएगा डी +195.72%। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अंतिम अनुमानों के अनुसार है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा -3.0%। नेक्स्ट है, आईबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने मई 2021 की बैठक में वर्ष 2020-21 में भारत सरकार के लाभांश के रूप में कितना अधिशेष स्थानांतरण करने का निर्णय लिया? तो यह लाभांश स्थानांतरण का जो मात्रा है वह है 99,122 करोड़ रुपए। ठीक है, 99,122 करोड़ रुपए है, और यह है केवल 9 महीनों के लिए। ठीक है, 9 मंथ्स ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी रूप हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी रूप देखे जाते हैं। ठीक है, तो अर्थात इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम किसका एक उदाहरण है? तो जीवन बीमा निगम एक निवेश बैंक का उदाहरण है। इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। किस क्षेत्र में बेकार हैं भारत में? तो सबसे ज़्यादा बेकारी भारत में कृषि में देखी जाती है। कृषि में यह बेरोजगारी जो है प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। इसलिए कृषि में जितने भी लोग लगे रहते हैं उनमें से कुछ लोगों को अलग कर देने से भी कृषि की जो सीमांत उत्पादकता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कमी नहीं आती। इसलिए कृषि में स्थित जो बेरोजगारी होती है उसको छिपी हुई बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में कह रहा है, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर डेट बता दिया, और इसमें वर्ष बताना है। तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है। तो दुर्लभ मुद्रा का आशय है जो कि विकसित देशों का मुद्रा होता है, और दुर्लभ मुद्रा वैसी मुद्रा को कहा जाता है जो कि कठिनाई से प्राप्त होती है। ठीक है, यह बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती है। जैसे कि भारत के लिए डॉलर जो है एक दुर्लभ मुद्रा है, क्योंकि यह हमारे देश में सहज रूप से उपलब्ध नहीं है। डॉलर विकसित देशों की मुद्रा है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र करता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र के द्वारा सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान किया जाता है भारत की अर्थव्यवस्था में।
बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? प्लास्टिक मुद्रा जो है यह क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं यह प्लास्टिक मुद्रा कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आय की असमानताएं। ठीक है, किन्हीं दो देशों के बीच के प्रति व्यक्ति की आय की यदि हम तुलना करते हैं दो देशों के प्रति व्यक्ति आय की, तो उनके बीच भारी असमानता देखने को मिल जाती है। इसके आधार पर हम अमीर देश और गरीब देश के रूप में व्याख्या कर देते हैं। तो यही निर्धनता सापेक्षिक होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। मौर्य काल में संस्था संबंधित थी। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था को संस्था कहा जाता था और यह गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। ठीक है, संस्था ऐसे गुप्तचर को कहा जाता था जो एक ही जगह रहकर गुप्तचरी किया करते थे। ठीक है, ये संस्था जो थी जो एक ही जगह रह करके गुप्तचरी किया करते थे, या इस तरह के गुप्तचर। और दूसरे गुप्तचर थे संचार, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। नेक्स्ट है पुहारपत्तनम, अर्थात कावेरी पत्तनम का निर्माण करवाया। कावेरी पत्तनम का निर्माण करवाया था कड़ीकाल ने। कड़ीकाल ने पुहारपत्तनम यानी कावेरी पत्तनम का निर्माण कराया और यह कावेरी नदी के तट पर कराया गया है। नेक्स्ट है दक्षिणी प्रायद्वीप में सबसे पहले पत्नी या कन्यगी पूजा प्रारंभ करवाया। पत्नी की पूजा सबसे पहले सेनगुट्टवन नाम के राजा ने शुरू करवाया था। ठीक है, इसने आदर्श पत्नी को देवी के रूप में मूर्ति बना करके पूजा की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। हर्षवर्धन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और यह कब पढ़ा था? 1837 में। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण जो है यह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी ही कही जाएगी, क्योंकि विद्रोह के लिए जोश भी था, नेतृत्व भी था, सब कुछ था। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक निश्चित योजना और केंद्रीय संगठन की एक बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस की गई थी। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की थी। ठीक है, 1896। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने नव हिंदूवाद की अवधारणा का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। आगे है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्लाइव इसको लेकर के आया था। ठीक है, 1765 में, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया था। तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त किया था। आगे है शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब, ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। कौन मशहूर थे? आंसर हो जाएगा इसका शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे और इन्हें
पंजाब केसरी भी कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। आंसर हो जाएगा सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और यह हुआ था 17 नवंबर से कब तक? 24 नवंबर तक। ठीक है, 24 नवंबर तक, 17 नवंबर से 24 नवंबर तक यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। हालांकि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। आगे चलते हैं। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से संबंधित हैं वीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जो है यह अभिनव भारत से संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा ए, अभिनव भारत। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, 28 कह रहा है अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु हर्यक वंश का था, जो कि बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। आंसर हो जाएगा बी, हर्यक। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा जो है यह बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। उस दिन भी मैंने बताया था रावे पाकू, पिछले वीडियो में बताया है रावे पाकू, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये बौद्ध संगीतियों के स्थानों का क्रम है, यानी कि रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, तो तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ था उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त करने वाला मुस्लिम शासक था अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। आगे है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? दार उल शफा जो है यह था एक खैराती अस्पताल था एक प्रकार का, जिसमें गरीबों और मतलब कि जिनके पास अपना साधन नहीं है उनका इलाज कराया जाता था। ठीक है, यह एक खैराती अस्पताल था। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त जो है यह जमींदारों के साथ किया गया था, और इस जमींदारों को ही भूस्वामी मान करके उनसे मालगुजारी के रूप में एक निश्चित राशि अंग्रेजी सरकार के खजाने में जमा करने का एक बनवा करके एक एग्रीमेंट बना करके हमेशा के लिए यह निश्चित कर दिया गया था, इसीलिए इसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे यह आत्माराम पांडुरंग थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक, और उन्होंने आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में की थी। आगे चलेंगे। भारतीय राजकुमारों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए किसने कॉलेज खुलवाया था? भारतीय राजकुमारों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड मेयो ने एक कॉलेज खुलवाया था, जिसका नाम भी मेयो कॉलेज रखा गया था, और यह मेयो कॉलेज अजमेर में स्थापित किया गया था। उसके अलावा काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज स्थापित करवाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37।
किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं? भूमध्य सागरीय जलवायु पाम्पास में प्रचलित नहीं है। डी पाम्पास। 46 वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो चीन जो है रेशम यानी कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन है। हर चीज में चाइना आगे हो रहा है। इसके बाद भारत का विश्व में सबसे बड़ा योगदान है सिल्क उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2015 के अनुसार वर्तमान में विश्व की जनसंख्या है। तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7.3 अरब है। ठीक है, 7.3 अरब है, जो कि वर्ष